हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री का रिवीजन। तो बेटा पहले हम लोग इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो चलिए आते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री में पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है S = डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट S = डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी दे रखी है, सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक, m मास की, और इसको हम हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट जब सप्लाई करेंगे इसको हम डेल्टा Q की, और डेल्टा Q की हीट सप्लाई करने पर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर डेल्टा T राइज कर जाता है। तो डेल्टा T टेम्परेचर जब राइज करता है तो जो डेल्टा Q की हीट सप्लाई हो रही है इसमें, अगर ये डेल्टा T टेम्परेचर हम यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं इसका, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए डेल्टा Q अपॉन m की वैल्यू भी अगर हम 1 के इक्वल कर दें, ये जो हमको मास दे रखा है बॉडी का, इसको भी 1 ग्राम के इक्वल कर दें। सपोज दैट 1 ग्राम की बॉडी हमने ले ली और इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नीचे देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो डेल्टा Q यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बन जाएगी बेटा कि अगर हम 1 ग्राम मास की बॉडी ले और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करें, तो जो हीट सप्लाइड उसको होगी उसकी वैल्यू उसकी स्पेसिफिक हीट के बराबर है। ठीक है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। यहां से देखो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट की अगर हम बात करें तो एक तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो यहां पर डेल्टा Q को हम कैलोरी में लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये बन जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से एक दूसरा यूनिट होता है जो SI यूनिट इसका होगा, SI यूनिट की वैल्यू इसकी होती है, कैलोरी को यहां पर हम जूल में बदल देते हैं, तो ये हो जाता है जूल में SI यूनिट में, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, केजी, और ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन। तो जो SI यूनिट होता है इस स्पेसिफिक हीट का, उसकी वैल्यू होती है जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, समझ आया बेटा। तो ये थी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन भी पूछी जा सकती है। तो डायमेंशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बेटा डायमेंशन के लिए S = यहां पर राइट हैंड साइड में जो भी टर्म दे रखे हैं बस इसकी डायमेंशन पुट अप कर दीजिए। तो देखिए डेल्टा Q की डायमेंशन, डेल्टा Q क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2T-2 अपॉन मास की डायमेंशन m के इक्वल हो जाएगी, और इनटू डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर की डायमेंशन, आप थीटा भी रख सकते हो, k भी रख सकते हो। तो देखो m से m ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा L2T-2 थीटा की पावर -1। तो ये आ जाएगी यहां पर इसकी डायमेंशन। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट S = होता है डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। इतनी बात समझ आई बेटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट हमको याद होनी चाहिए, और बाकी जैसे क्वेश्चंस आपके पास जो आएगा, जो पूछा जाएगा, उसमें जो स्पेसिफिक हीट है वो उन सब्सटेंस की दे रखी होगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इन्हें दिया नहीं जाता है। तो वो स्पेसिफिक हीट कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट बेटा पहले आइस की, ये आपको याद कर लेंगे। आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, इसकी वैल्यू 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इक्वल होगी। तो ये तो बेटा आपको तीनों याद कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इन तीनों की जो स्पेसिफिक हीट है वो दे नहीं रखी होती है, इसको हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक, बात समझ आई बेटा? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लॉ होता है जिसको ड्यूलॉन्ग-पेटिट्स लॉ कहते हैं। ड्यूलॉन्ग-पेटिट्स लॉ, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक लॉ दिया था स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। वो क्या है तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट होती है और उसका एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है और ये वैल्यू 6.4 के इक्वल आती है। और ये 6.4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस के इक्वल बनेगा इसका यूनिट। ठीक है, एटॉमिक वेट इसका यूनिट देखो ग्राम में हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसका यूनिट आ जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगी, यानी एटॉमिक वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ही कम होगी, और जिसका एटॉमिक वेट जितना कम होगा उतनी ही उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो हायर एटॉमिक वेट वाली मेटल्स होंगी, जैसे सपोज दैट Hg हो गया, ठीक है, एक है कॉपर और एक है एल्युमिनियम। तो यहां पर सबसे हायर एटॉमिक वेट होगा Hg का, और उससे कम होगा कॉपर का, और उससे भी कम होगा एल्युमिनियम का। तो Hg का एटॉमिक वेट सबसे हायर है तो इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम होगी, यानी कि S ऑफ Hg जो होगा वो लेस देन होगा S ऑफ कॉपर, और S ऑफ कॉपर जो होगा वो लेस देन होगा S ऑफ एल्युमिनियम से। स्पेसिफिक हीट जिसकी जितनी सबसे कम होती है उतना ही वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन तीनों का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमको बढ़ाना है तो सबसे कम हीट हमें Hg को देनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा हीट कॉपर में लगेगी, और फिर उससे भी ज्यादा हीट एल्युमिनियम में लगेगी। बात समझ आ रही बेटा? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो एटॉमिक वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पर। ठीक है, अब आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पर। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, इसको मोलर हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। ठीक है, यहां पर डेल्टा Q हीट सप्लाइड है टू द बॉडी, म्यू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। म्यू इज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक बॉडी है m मास की, और इसको हीट अप करते हैं, और हीट करने पर डेल्टा Q की हीट इसको सप्लाई करते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर डेल्टा T का राइज कर जाता है।
और म्यू m इसका मास लिया है, मास में म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, एक तरीके से म्यू नंबर ऑफ मोल्स सपोज दैट इज मास के ले रखे हैं, ठीक है। तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे इसको डेल्टा क्यू और म्यू नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी यहां पर चेंज इन टेंपरेचर है, तो ये रेशियो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगा। अब यहां से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज दैट अगर हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल ले लें और उसका टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करें, तो किसी के 1 मोल लेने पर उसका टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने पर जो हीट सप्लाई होगी वो हीट उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, यूनिट इसका प्रैक्टिकल यूनिट बनेगा कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। और एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट की वैल्यू होती है, कैलोरी को जूल में बदल देते हैं तो जूल पर मोल पर केल्विन, एसआई यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, समझ आया बेटा? अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसका हम स्पेसिफिक हीट के साथ भी एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन होता है आइए वो समझते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? तो ध्यान से देखें, मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। म्यू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेल्टा T। इस मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर ले जाओ तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। यहां पर इतनी वैल्यू ध्यान से देखो, ये स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m नॉट इनटू s के। तो देखो रिलेशन आ गया कि मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट के इक्वल होता है। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट और स्पेसिफिक हीट में C इज इक्वल टू m नॉट इनटू s के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतनी बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। फेज चेंज क्या होता है? फेज चेंज, फेज चेंज। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो अपनी एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है तो उसको फेज चेंज कहते हैं। जैसे अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये फेज चेंज हो रही है उसकी। इसी तरीके से अगर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको भी फेज चेंज कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब फेज चेंज क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है और ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में या फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो ये कहलाती है फेज चेंज। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है वेपर में या फिर वेपर कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो ये सब क्या कहलाएंगे? फेज चेंज। अच्छा, ये जो फेज चेंज हो रहा होता है तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि जैसे सॉलिड जब लिक्विड में बदल रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे आइस है मान लीजिए और वो वाटर में बदल रही है, तो जब इसकी फेज चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो एट टाइम ऑफ फेज चेंज टेम्परेचर और साथ साथ प्रेशर भी होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर remains constant। ठीक, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल
आइस है, तो आइस अपने सॉलिड फॉर्म से वाटर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, आइस अपने सॉलिड फॉर्म से वाटर में कन्वर्ट हो रही है। आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर बन रहा होगा और इस टाइम प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम के इक्वल हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ऐसा होगा। ठीक है, 1 एटीएम के इक्वल प्रेशर उस टाइम होगा, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो उसी पर ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर में कन्वर्ट हो रही है। आई बात समझ में? ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए वाटर है और वो बदल रहा है स्टीम में, तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होगा वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में, और इस टाइम भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वो 1 एटीएम के इक्वल होगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट बना हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस है यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो फेज चेंज होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? ये होती है फेज चेंज। अब ये जो फेज चेंज होती है, इस फेज चेंज में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट, ठीक है, ये होती है हीट रिक्वायर्ड इन फेज चेंज। जब सब्सटेंस का हम फेज चेंज कर रहे होंगे तो उस टाइम हीट रिक्वायर्ड, तो जैसे मान लीजिए हीट रिक्वायर्ड के साथ साथ हीट रिलीज भी हो सकता है, और करके इसको लिख सकते हैं, और हीट रिलीज इन फेज चेंज। कैसे रिलीज के इक्वल भी कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा तो यहां पर हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक, हीट चाहिए होगी, यानी कि पिघल करके आइस वाटर में कन्वर्ट होगी। और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा, उल्टा हो रहा होगा, तो हीट रिलीज होगी, यानी कि वाटर से जब आइस बनेगी तो वाटर कूल होगा, यानी कि हीट को बाहर निकालेगा, तब फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हीट रिलीज होगी, हीट बाहर निकल रही है। समझ में आई बात? इसी तरीके से मान लीजिए जैसे सपोज दैट हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होगा तो हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट लिक्विड ले रहा होगा, है ना, तब फिर भाप में बदलेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और इसका अगर उल्टा हो रहा होगा, वेपर से लिक्विड बन रहा होगा, तो फिर हीट रिलीज हो रही होगी। ठीक है, यहां पर हीट रिलीज हो रही होगी, तो वेपर हीट रिलीज करके लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उल्टा होगा। तो हीट रिक्वायर्ड या हीट रिलीज इन फेज चेंज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का फार्मूला या लेटेंट हीट क्या होगी? देखो, मान लीजिए कि जब हम फेज चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो Q इज इक्वल टू ml के इक्वल होती है। ठीक है, Q इज इक्वल टू ml के इक्वल, m उस लिक्विड का या सॉलिड का मास है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और L ये उसकी लेटेंट हीट है, और ये Q हीट सप्लाई है। तो यहां पर L की वैल्यू Q बाई m के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, L यहां पर कहलाती है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट की वैल्यू Q बाई m के इक्वल हो जाएगी। अब जैसे सपोज दैट अगर हम किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम की वैल्यू ले लें, यानी यूनिट मास ले लें उसका, तो यूनिट मास को जब हम चेंज कर रहे होंगे, उसका जब हम फेज चेंज कर रहे होंगे, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी लेटेंट हीट कहलाएगी, जब यूनिट मास को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। 1 ग्राम हमारे पास आइस दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1 ग्राम के वाटर में, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 1 ग्राम
वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसकी वैल्यू निकल करके आती है 80 कैलोरी। यानी कि आइस के 1 ग्राम की मात्रा को अगर हम वाटर में बदलते हैं तो 80 कैलोरी हीट सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कह सकते हो ये 80 कैलोरी के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसे याद रखना है बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है वो 80 कैलोरी के इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ आइस हो गई, और ये इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं बेटा, यही कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट जो है वो 2 प्रकार की होती है, पढ़ रखा है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको कहां मिलेगी? इस कंडीशन पे, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहां मिलेगी? यहां पर, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा होगा या वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा। तो वेपर का मतलब अब आ जाते हैं वाटर के लिए। तो वाटर पर जब आप आओगे, यानी कि वाटर से वेपर बन रहा होगा, तो सपोज दैट हमारे पास ये 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि 1 ग्राम अगर हम मास ले लें वाटर का, उसको कन्वर्ट करें स्टीम में, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, वाटर के लिए जो होती है वो होती है लगभग 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो आइस के लिए और वाटर के लिए ये दोनों बेटा आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये गिवन नहीं होगी, ये याद कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना है। बात समझ आई बेटा? तो ये लेटेंट हीट होती है। तो लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन तब यूज होती है जब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा होगा, और वेपोराइजेशन तब यूज होगी जब लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा। इतनी बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मल कैपेसिटी पर। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और यही वैल्यू बॉडी के मास इनटू स्पेसिफिक हीट के भी इक्वल होती है। थर्मल कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई m मास की बॉडी है और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो सपोज दैट डेल्टा Q की हीट जब उसको सप्लाई करते हैं तो इसका डेल्टा T टेम्परेचर राइज करता है, तो थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी इसकी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। और अगर इसका मास m का है, स्पेसिफिक हीट s की है, तो यही वैल्यू m इंटू s के इक्वल भी होती है। ठीक है, समझ आया बेटा? यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट, अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से एसआई यूनिट क्या बनेगा? जूल पर केल्विन। एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। ठीक है, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इसकी। अगर डायमेंशन निकालनी है तो क्या बनेगा बेटा थर्मल कैपेसिटी की डायमेंशन? तो ये है, देखो, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो डेल्टा Q क्या है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2 और अपॉन टेम्परेचर थीटा, तो ये बन जाएगा mL2T-2 थीटा की पावर -2। ये आ गई इसकी डायमेंशन। तो इस तरीके से हम थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं।
बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वाटर इक्विवेलेंट पर। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी बॉडी की जो थर्मल कैपेसिटी है, अगर उसको हम मास के टर्म में एक्सप्रेस करें तो उसको हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, व्हेन थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ mass of water is called water equivalent of the body। ठीक, मतलब मोटे मोटे तौर पे आप इतना समझिए ऐसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये एक बॉडी है, सपोज दैट m मास की, ठीक है, और इधर m डैश मास का वाटर है। ठीक, अब सपोज दैट इस बॉडी का टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं और उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको हमें डेल्टा क्यू की हीट देनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर इधर रखा हुआ m डैश मास का जो वाटर है, इसको भी अगर हम हीट दे करके उतना ही डेल्टा टी टेम्परेचर यहां राइज कराते हैं और उतना ही टेम्परेचर इसका राइज कराने में उतनी ही हीट देनी पड़ती है जितनी हमें बॉडी को देनी पड़ रही थी। जितना टेम्परेचर इधर राइज करा रहे हैं उतनी टेम्परेचर इधर भी राइज कराने के लिए उतनी ही हीट देनी पड़ती है जितनी हमें बॉडी को देनी पड़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में ये जो वाटर होगा वो इस बॉडी के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि दोनों की थर्मल कैपेसिटी अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो m डैश मास का वाटर है वो m मास बॉडी के बराबर होगा। यानी कि इस बॉडी की जगह हम m डैश मास का वाटर कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली कैलोरीमीटर वाले प्रॉब्लम्स में यूज होता है। वाटर इक्विवेलेंट की जो जरूरत पड़ी वो इसलिए जरूरत पड़ी कि जैसे मान लीजिए कैलोरीमीटर है, मतलब बर्तन है ना, उसमें हमने वाटर डाल दिया, अब उसमें कोई और चीज डाल रहे हैं, मान लो हीटेड चीज, तो कोई हीटेड ऑब्जेक्ट जब उसमें डालेंगे तो उससे वाटर भी हीट ले रहा होगा प्लस कैलोरीमीटर यानी कि जो बर्तन है वो भी हीट ले रहा होगा। तो सपोज दैट अगर मान लीजिए बर्तन की हमको स्पेसिफिक हीट नहीं दे रखी है तो हमको उसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा होगा, तो हम ये मान सकते हैं कि वो जितना बर्तन दे रखा है उसके करेस्पॉन्डिंग जो वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो उस बर्तन की जगह हम उतना वाटर कंसीडर कर सकते हैं। जो वो उतना वाटर जो एक्स्ट्रा है उसमें वो भी हीट ले रहा होगा, तो वो वाटर हीट ले रहा होगा और प्लस उसके अंदर जो वाटर है वो हीट ले रहा होगा। यानी कैलोरीमीटर की जगह हम एक्स्ट्रा वाटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हीट ले रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वहां पर हमको ज्यादा नेसेसरी लगता है, ज्यादा जरूरत पड़ती है इस कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करने के लिए, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू समझ में आएगी क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है तो एक तरीके से उसकी जो थर्मल कैपेसिटी होगी, थर्मल कैपेसिटी का मतलब जो उसको हीट सप्लाई पर यूनिट टेम्परेचर का जो रेशियो है वो वाटर की थर्मल कैपेसिटी यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है उसके इक्विवेलेंट होगा ये वाटर, यानी वाटर की वैल्यू इस बॉडी के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। तो यहां से देखो एक बात और समझ में आती है, जो ये ऊपर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, व्हेन थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एक्सप्रेस इन मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। जैसे उस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, देखो इसके बराबर होगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। अब इसको देखो, इसकी थर्मल कैपेसिटी को मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। और यहां पर देखो वाटर के लिए अगर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन ये वाली थर्मल कैपेसिटी, ये वाली थर्मल कैपेसिटी एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसकी जगह इक्वल टू ये लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और देखिए जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो 1 होती है, तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 बन जाएगा। तो देखो यहां से रिलेशन आ गया कि जो थर्मल कैपेसिटी बॉडी की होती है वो मास ऑफ वाटर के इक्वल होगी, यानी कि व्हेन थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। तो इसको वाटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये था वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हाई टेम्परेचर पर बॉडी है और एक लो टेम्परेचर पर बॉडी है, तो मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाते, यानी मिक्सचर का टेम्परेचर मिल जाएगा वहां तक, तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में जितना हीट लॉस्ट होगा एक बॉडी से उतना ही हीट गेन होता है दूसरी बॉडी में, यानी कि हीट लॉस्ट इक्वल टू होता है हीट गेन। जितना हीट लॉस्ट होगा एक बॉडी से उतना ही हीट गेन होता है दूसरी बॉडी में। तो यही प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, एक बॉडी से हीट लॉस हो रहा होगा और दूसरी बॉडी में हीट गेन हो रहा होगा, इसी को ही बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और तब तक ये हीट लॉस होता रहता है जब तक कि मिक्सचर का टेम्परेचर नहीं मिल जाता, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मिल जाता। ये हीट लॉस करके लोअर टेम्परेचर पर आएगी बॉडी और ये हीट गेन करके ये हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगी बॉडी। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, अब क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। सारी डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ ली, अब क्वेश्चंस पर आते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो देखो एक तो क्वेश्चन इसमें इस टाइप का पूछा जाता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमको दे रखा होगा और उसको हम लोग हीट कर रहे होंगे, तो हीट करके एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में इसको पहुंचाएंगे, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसको पहुंचा रहे होंगे, या हो सकता है कि एक ही स्टेट हो और उसमें उसका टेम्परेचर चेंज करा रहे हो, तो उस कंडीशन में हीट की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी या कितनी हीट रिलीज होगी, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमको सॉलिड फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे सपोज दैट आइस दे रखी है, ठीक है, आइस दे रखी है और ये आइस दे रखी है हमको -10 डिग्री सेल्सियस पर, सपोज दैट दे रखी है -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। ठीक है, कुछ m ग्राम मान लेते हैं, ये m ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बेटा इसको जब हम हीट देंगे, ठीक, इसको हम हीट देंगे, इसको हीट अप करेंगे, सपोज दैट यहां से हीट देना इसको हम चालू करते हैं। तो जब हम इसको हीट देंगे, इसको हीट अप करेंगे, तो क्या होगा, पहले -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है ना, ये सॉलिड फॉर्म में, तो पहले इसका टेम्परेचर राइज करेगा धीरे धीरे, -10 से -9 -8 -7 ऐसे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आइस आएगी। तो पहले क्या होगा कि ये बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, ठीक, हीट अप होकर के।
तो इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। तो जब टेम्परेचर राइज कर रहा होगा, T राइज करेगा इसका, तो इस कंडीशन में जो हीट ये रिक्वायर्ड करेगी या कह सकते हो हीट एब्जॉर्ब करेगी, उसकी वैल्यू डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T के इक्वल होगी। ms डेल्टा T, S यहां पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यूज करेंगे, m आइस का मास होगा, S स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, -10 से 0 आया, तो 10 डिग्री का चेंज होगा। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट देंगे और इसको हीट अप करेंगे, फर्दर हीट इसको देंगे, तो अब क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने का मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है उससे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। यहां पर पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा और यहां पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, तो यहां पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हीट सप्लाई हो रही होगी यानी कि फेज चेंज हो रहा होगा, यहां पे क्या हो रहा होगा, फेज चेंज। तो जब फेज चेंज होता है तो जो हीट सप्लाई होती है वो Q इज इक्वल टू ml के इक्वल होती है। तो Q इज इक्वल टू ml, L यहां पर LF के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइस का केस है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो जाएगी। तो Q जो हीट सप्लाई की वैल्यू होगी यहां पर, M इसका मास होगा आइस का, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की, वो हमें पता होती है 80 के इक्वल होती है, रख देंगे यहां पर आ जाएगा। तो तब उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, ठीक है। तो समझते जाइए ऐसे ऐसे चेंज होता है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, अब इसका हम टेम्परेचर जब राइज करेंगे यानी कि इसको फर्दर और हीट देंगे, तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इससे फाइनली मान लीजिए हम बना देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इस कंडीशन में जो हीट सप्लाइड होगी डेल्टा Q इज इक्वल टू वो ms डेल्टा T के इक्वल होगी, ms डेल्टा T। m यहां पर मास है वाटर का, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की यूज करेंगे, और इनटू डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल 100 है, इनिशियल 0, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है, इसको अगर हम फर्दर और हीट देते हैं तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस की पहले स्टीम बनेगी, ठीक है। पहले क्या होगा, इसका फेज चेंज होगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगी। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है पहले कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रही है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है। तो फेज चेंज हो रही है यहां पर, और फेज चेंज में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो Q इज इक्वल टू ml के इक्वल होती है। तो L यहां पर क्या यूज हो रहा होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहां पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहां पर यूज होगी। अब Q इज इक्वल टू ml यूज होगा। इतनी बात समझ आई। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए स्टीम का टेम्परेचर हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो और भी बढ़ा सकते हैं स्टीम का टेम्परेचर फर्दर। तो यहां पर अब जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, तो उससे हम 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बना सकते हैं, है ना, इससे टेम्परेचर और बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और फर्दर हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो अब जो हीट सप्लाई होगी यहां पर उसकी वैल्यू ms डेल्टा T के इक्वल होगी, ठीक है। m यहां पर वही स्टीम का मास, और S स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यूज होगी, और इनटू डेल्टा T। इस तरीके से हम हीट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आइस से जैसे मान लीजिए नेगेटिव टेम्परेचर पर है तो सॉलिड फॉर्म में पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक आएगी, ठीक है। इस तरीके से फेज चेंज होगा। फिर
0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस तक का वाटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो ms डेल्टा टी यूज होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर बना, वहां से 100 डिग्री सेल्सियस की जब स्टीम बनेगी तो फेज चेंज हो रही होगी, तो Q = ml यूज होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो डेल्टा Q = ms डेल्टा टी यूज करना है, और जहां जहां पर फेज चेंज हो रही होगी वहां पर Q = ml यूज करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसी का जैसे अगर रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए स्टीम हमको दे रखी है और उसको कूल करके इधर हम वाटर बनाते हैं या और कूल करके आइस बनाते हैं, तो फिर जो हीट इससे रिलीज हो रही होगी वो बाहर निकलेगी। इस तरफ से उस तरफ जब चल रहे होंगे तो हीट एब्सॉर्ब हो रही होगी, और जब हम उल्टा आएंगे तो फिर हीट रिलीज होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये पहला टाइप था जो हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। सपोज दैट हमको दे रखा है कि ये 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और इसको कहते हैं कि कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर। तो पूछ रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो पहले -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, ये -10 डिग्री सेल्सियस की आइस, इसको हम पहले हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। पहले तो इससे बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी तो अब इसका फर्दर टेम्परेचर हम और बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो अब क्या होगा? इसकी फेज चेंज होना शुरू होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब इस वाटर का टेम्परेचर जब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फाइनली बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर। ठीक, इतने स्टेप तक हीट इन्वॉल्व होगी। तो देखो पहले -10 से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन रही है, तो यहां पर मान लो Q1 की हीट लगती है। उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है, तो मान लो Q2 की हीट लगती है। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर से 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है, तो मान लो Q3 की हीट लगती है। तो जो टोटल हीट होगी Q टोटल, उसकी वैल्यू Q1 + Q2 + Q3 के इक्वल हो जाएगी। Q1 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर ध्यान से देखो, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हीट सप्लाइड ms डेल्टा टी के इक्वल होगी। m यहां पर आइस का मास और s आइस की स्पेसिफिक हीट यहां यूज करेंगे, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर रख देंगे। सेकंड वाले स्टेप में आओ, ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन रहा है, तो यहां पर फेज चेंज हो रही है, तो Q = ml की हीट यूज होगी। m यहां पर यही आइस का मास है और L यहां पर होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का केस में। फिर प्लस थर्ड वाले स्टेप में आते हैं Q3। यहां पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहां पर हीट सप्लाइड Q = ms डेल्टा टी होगी, तो Q3 की वैल्यू ms डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। s यहां पर स्पेसिफिक हीट किसकी रखेंगे? अब वाटर की, क्योंकि अब वाटर में कन्वर्जन हो चुका है यहां पर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं बेटा। तो देखो n कितना है आइस का? 10 ग्राम, और आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 0.5, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? -10 से 0, तो 10 का चेंज आया, केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे बेटा हीट का। वैसे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है तो T फाइनल -T इनिशियल होता है, लेकिन हम यहाँ पर सब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जो जो हीट रिक्वायर्ड हो रही है, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर का केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा 10 के ऊपर। फिर प्लस मास उतना ही है, वही 10 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है इसकी? 80।
फिर प्लस 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब यहाँ पर वाटर बन गया तो 1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो 10 का चेंज आ रहा है, तो ये आ गया 10। तो यहाँ पर देखो, अब मल्टीप्लाई करो, देखो ये 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 550 आ जाएगा, प्लस ये देखो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, और प्लस ये 100 आ जाएगा, सबको जोड़ दो तो 800, 900, 950, 950 कैलोरी आ जाएगा, यूनिट कैलोरी। ठीक, समझ आया बेटा? तो इस तरीके से ये हीट रिक्वायर्ड होगी जब हम आइस से वाटर बना रहे हैं, और उल्टा होगा तो इतनी हीट रिलीज हो रही होगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर से -10 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाएंगे तो इतनी हीट रिलीज होगी। बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखे होते हैं जो मिक्सिंग वाले होते हैं, है ना, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने पर जो फेज होती है वो अभी सेम है। जैसे मान लीजिए वाटर में वाटर मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग क्वेश्चंस। मिक्सिंग क्वेश्चंस कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए ये m1 ग्राम वाटर दे रखा है जिसकी स्पेसिफिक हीट S1 की है, ठीक, और इसका टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस है सपोज दैट। उसी तरीके से ये दूसरा वाटर दे रखा है जिसका मास m2 का स्पेसिफिक हीट S2 की और टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अब इनको क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं आपस में। इनको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने पर क्या होगा कि सपोज दैट अगर θ1 ग्रेटर देन θ2 है, ये वाला टेम्परेचर हायर, ये वाला टेम्परेचर लोअर, तो ये जब इसमें मिक्स होगा तो ये हीट दे रहा होगा और वो वाला वाटर हीट ले रहा होगा, और जब तक ये हीट देगा, है ना, तब तक वो हीट लेगा, और दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे, जो कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं कि थीटा मिक्स के इक्वल है। तो एक तरीके से जब तक ये θ1 से θ मिक्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक हीट देता रहेगा, और जब तक ये वाला वाटर θ2 से θ मिक्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये हीट लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ये कॉन्सेप्ट लगाया। तो हीट गिवन किसके द्वारा हो रही होगी? बाय वाटर 1, और ये हीट टेकन हो रही होगी बाय वाटर 2। इसको वाटर 1 और इसको वाटर 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हीट गिवन बाय वाटर 1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? अब यहां पर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो ms डेल्टा टी के इक्वल, तो m हो जाएगा m1, s हो जाएगा s1, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर का, तो हायर टेम्परेचर से लोअर वाला टेम्परेचर सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हायर वाला टेम्परेचर इसमें कौन सा होगा? θ1, और लोअर वाला कौन सा बनेगा? θ मिक्स, क्योंकि ये θ1 से θ मिक्स तक आएगा ना। θ1 हायर टेम्परेचर है, θ1 ग्रेटर है, θ2 लोअर है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1 s1 ब्रैकेट में θ1 माइनस θ मिक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू m2 into s2। अब ये हीट ले रहा होगा तो इसकी हीट की इक्वेशन ms डेल्टा t, तो इसका ms डेल्टा t रखेंगे, तो m हो जाएगा m2, s हो जाएगा s2, और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें देखो ये θ2 से बढ़ करके θ मिक्स तक आएगा, तो इक्वेशन बनेगी θ मिक्स माइनस θ2, ठीक है। θ मिक्स हायर होगा θ2 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां से जब हम θ मिक्स निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है m1 s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2, और अपॉन में वैल्यू आ जाती है m1 s1 प्लस m2 s2, ठीक है। चाहो तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, θ मिक्स को निकालने के लिए आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और ये रिलेशन आप याद रख सकते हो, है ना, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, और चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बात समझ आई बेटा? तो मिक्सिंग वाले केस में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं बेटा इसका।
ठीक, इसमें देखो ये 10 ग्राम वाटर दे रखा है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 50 ग्राम वाटर दे रखा है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ये 40 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट दे रहा होगा और ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हीट ले रहा होगा। तो ये देखो 40 डिग्री सेल्सियस से हीट दे करके थीटा मिक्स तक आएगा, अपना टेम्परेचर लोअर करेगा और ये 10 डिग्री सेल्सियस से हीट ले करके अपना टेम्परेचर हायर पहुंचाएगा, थीटा मिक्स तक पहुंचाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हीट गिवन बाय लिक्विड 2 इक्वल टू होगा हीट टेकन बाय लिक्विड 1। तो हीट गिवन बाय लिक्विड 2 इक्वल टू होगा इसका ms डेल्टा T, तो m हो जाएगा 50, s हो जाएगा 1 क्योंकि वाटर है इसलिए वाटर की 1 होती है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर ये 40 से पहुंचेगा थीटा मिक्स लोअर होगा तो 40 माइनस थीटा मिक्स इक्वल टू, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो इसका ms डेल्टा T, m इसका है 10, s हो जाएगा 1 और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर तो ये 10 से बढ़ करके थीटा मिक्स तक पहुंचेगा तो थीटा मिक्स माइनस 10, ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखो आ जाएगा 2000 माइनस